हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 18 नवंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं। रेजिन अभी काफी चर्चा में रहा है, आपने देखा होगा टॉक्सिन रेजिन के बारे में। देन हम देखेंगे विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के बारे में, साथ ही देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काफी चर्चा में रही हैं। देन देखेंगे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, पार्टनर कंट्री कौन सी है और कौन सी कंट्री फोकस कंट्री है। देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रही मराम ट्राइब के बारे में। देन देखेंगे उतरुंकु वोल्केनो के बारे में, ये काफी चर्चा में रहा है। और लास्ट में हम देखेंगे ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, with reference to resin, a toxin sometimes mentioned in security and biodefense contexts, consider the following statements. सुरक्षा और जैव सुरक्षा संदर्भों में कभी कभी उल्लेखित ये जो टर्म है रेजिन, ये काफी चर्चा में रहा है और उसी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, रेजिन इज अ नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैस्टर प्लांट। एंड सेकेंड, it is classified as a Schedule 1 chemical agent under the Chemical Weapons Convention. And third statement is resin can be neutralized easily using standard antibiotics. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है टॉक्सिन रेजिन से संबंधित यहां पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि रीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी तक कोई ऐसा एंटीडोट नहीं पाया जाता है। आप देख सकते हैं। रीजन इज अ नेचुरली अकरिंग toxalbumin obtained from the seeds of the castor plant and it is present in the waste mass left after castor oil extraction. Under the Chemical Weapons Convention, resin is included in Schedule 1, which covers toxic chemicals with a few or no uses outside chemical warfare. Since this makes it highly regulated substance. Resin जो है ये एक प्रोटीन बेस्ड cytotoxic agent है that inhibits protein synthesis inside cells. It is not a microorganism, therefore antibiotics have no effect on it and there is no widely available antidote for resin. ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि जो गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसने 3 लोगों को अरेस्ट किया है जो कि इलीगली प्रोड्यूस कर रहे थे लिथल केमिकल कंपाउंड जिसको हम कहते हैं रेजिन। आपने देखा कि इसको शेड्यूल 1 में लिस्ट किया गया है अंडर द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which port in India is said to become the first ship-to-ship LNG bunkering facility? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत का कौन सा बंदरगाह पहली जहाज से जहाज एलएनजी बंकरिंग सुविधा देने वाला या बनने वाला एयरपोर्ट बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट या फिर कोची पोर्ट। और इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये पोर्ट है विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट।
आप देख सकते हैं। Vizhinjam International Seaport is set to become India's first ship-to-ship LNG bunkering facility, marking a significant step towards sustainable maritime energy transition. And an MOU worth 500 crore rupees was signed between Kochi Port Authority and BPCL to set up LNG bunkering facilities at Kochi Port. आप ध्यान रखेंगे, ये जो विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट है ये केरला के कोची में स्थित है। So the facility aims to align with India's green port initiatives and international decarbonization targets such as IMO 2050. So Kochi will become South India's LNG bunkering hub, contributing to India's transition to cleaner fuels in shipping and logistics. So ये जो प्रोजेक्ट है ये क्रिएट करेगा जॉब्स, रिड्यूस करेगा मैरीटाइम पोल्यूशन एंड एनहांस द पोर्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल शिपिंग। सो आप ध्यान रखेंगे, भारत का पहला शिप टू शिप एलएनजी बंकरिंग फैसिलिटी जो है ये प्रदान किया जाएगा विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who became the first president of India to fly in two different Indian Air Force fighter jets, including the Rafale? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, राफेल सहित दो अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू जेट विमानों में उड़ान भरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको बताना है कि भारत की पहली ऐसे राष्ट्रपति कौन हो गए हैं अब या हो गई हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू जेट विमान हैं उनमें दो अलग अलग लड़ाकू जेट विमानों में उड़ान भरी है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू काफी चर्चा में रही थी, आप देख सकते हैं। President Draupadi Murmu became the first president of India to fly in two different Indian Air Force fighter jets, the Rafale and Sukhoi 30 MKI. So she flew in the Rafale fighter jet on 29th of October 2025 from Ambala Air Force Station in Haryana and had previously flown in the Sukhoi 30 MKI on April 8, 2023 at तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन इन असम। सो राफेल की बात करें तो द राफेल फ्लाइट इज अ ट्विन सीटर ट्रेनर शोकेस्ड द एयरक्राफ्ट्स एजिलिटी एंड हाई स्पीड कैपेबिलिटी। So this event highlights civil military synergy and the active role of the president in supporting India's armed forces. राफेल की बात करें तो इसको इंडक्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स में 2020 में with Ambala as its first base. So it was used in the major operations including Operation Sindoor. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has designated as the country of focus for the 56th edition of the International Film Festival of India to be held in 2025? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2025 में आयोजित होने वाले भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसके 56th संस्करण में किस देश को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है?
आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। आपको बताना है 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसको फोकस देश के रूप में नामित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्री है जापान। आप देख सकते हैं Japan has been named the country of focus at 56th edition of the International Film Festival of India in 2025. So it will showcase six contemporary films as part of its country of focus at IFFI in 2025. So this designation is part of the IFFI's efforts to deepen international collaboration and spotlight unique cultural narratives in cinema. So, in addition to Japan, Spain is the partner country and Australia is the spotlight country for IFFI 2025. सो आप ध्यान रखेंगे फोकस कंट्री वो जापान है, पार्टनर कंट्री स्पेन है और स्पॉटलाइट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। सो दीज पार्टनरशिप्स enhance the festival's global stature and foster cultural exchange through curated film packages and cultural programs. इसके साथ ही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया 1952 में एंड इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल इन एशिया। So, originally held in Mumbai, IFFI has been hosted annually in Goa since 2004. आप ध्यान रखेंगे कि IFFI का ये 56th एडिशन है और इसमें जो जापान है वो है फोकस कंट्री, स्पेन एज पार्टनर कंट्री एंड ऑस्ट्रेलिया एज स्पॉटलाइट कंट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मराम ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो मराम जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, असम, उड़ीसा या फिर मणिपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जो मराम ट्राइब है ये पाई जाती है मणिपुर में। देख सकते हैं सो रिसेंटली द सेंटर सैंक्शनड 9 करोड़ अंडर द जनमन स्कीम फॉर डेवलपमेंट वेलफेयर एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन ऑफ द मराम नागा ट्राइब इन मणिपुर। So the Maram Naga tribe is part of the larger Naga ethnic group and mainly lives in Senapati district of Manipur. So though they belongs to a Tibeto-Burman family of the Mongoloid race and they speak the Maram language, a Sino-Tibetan language written in the Roman script. So इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर विद शिफ्टिंग एंड वेट कल्टीवेशन वाइडली प्रैक्टिस्ड। So their major festivals are Pungi in July, Kangi in December, and the women-centric Mangkang festival in April. तो आप ध्यान रखेंगे जो मराम नागा ट्राइब है ये रहती है मणिपुर राज्य में। मणिपुर स्टेट जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट है जिसकी कैपिटल है इम्फाल। और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है असम से, मिजोरम से और नागालैंड से। इसके साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Uttaranku volcano that was recently seen in the news is located in which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, जो ये उटुरंकु ज्वालामुखी है जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया है, ये किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, इंडोनेशिया, बोलिविया या फिर पेरू। सो यहां पर आपसे उटुरंकु वोल्केनो के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कंट्री है बोलिविया। आप देख सकते हैं, a recent study mapped Bolivia's Uturuncu volcano and found its unusual ground movement is caused by hot fluids and gases, not rising magma, indicating an eruption. So, Uturuncu is a dormant stratovolcano in the Andes Mountains of the southwestern Bolivia. So, it is 6,008 meters above sea level and is the tallest peak in the southern Bolivia. So, it sits above the Altiplano Puna magma body, a 200-kilometer wide active magma reservoir, and its zombie behavior is due to underground liquid and gas environment with low eruption risk. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो उटुरुंकु वोल्केनो है, ये स्थित है बोलिविया में। बोलिविया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि स्थित है सेंट्रल साउथ अमेरिका में। सो इस कंट्री का जो डाइवर्स फीचर्स है वो है वास्ट अमेजोनियन प्लेन्स, ट्रॉपिकल लोलैंड माउंटेन्स, ग्रैंड चाको वार्म वैलीज एंड हाई एल्टीट्यूड इंडियन प्लेट्यूज। सो ये जो कंट्री है बोलिविया, ये अपना बॉर्डर शेयर करती है ब्राजील से टू द नॉर्थ एंड ईस्ट, पराग्वे टू द साउथ ईस्ट, अर्जेंटीना टू द साउथ, चिले टू द साउथ वेस्ट एंड पेरू टू द वेस्ट। और बोलिविया की जो कैपिटल है वो है सुक्रे और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है लपाज में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Operation Southern Spear, consider the following statements. सो यहां पर ऑपरेशन सदर्न स्पेयर जो हाल ही में काफी चर्चा में रहा है, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ऑपरेशन इज एन इनिशिएटिव लेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू सिक्योर ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड choke points in the Eastern Pacific. Second statement is, the deployed forces consist entirely of robotic and autonomous surface vessels for surveillance, minimizing human risk. And third, the primary stated goal is to combat piracy and protect commercial shipping lanes in the Gulf of Aden. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर तीनों ही ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो इनिशिएटिव है ये यूनाइटेड नेशंस का है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये इनिशिएटिव है यूनाइटेड स्टेट्स का। सेकंड, इसमें जो रोबोटिक्स वगैरह की बात की गई है, सो ये जो ऑपरेशन है ये यूटिलाइज करता है हाइब्रिड फ्लीट इंटीग्रेशन कंबाइनिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम विद ट्रेडिशनल वॉरशिप्स।
एंड थर्ड वन इज, ये जो ऑपरेशन सदर्न स्पेयर है, इसका एम है न्यूट्रलाइज करना नार्को टेररिस्ट नेटवर्क्स को, जबकि यहां पर पायरेसी कॉम्बैट करने की बात की जा रही है। सो आप देख सकते हैं, ऑपरेशन सदर्न स्पेयर is a large-scale US military and intelligence campaign led by the United States, not the United Nations. So its area of focus is the Caribbean and Eastern Pacific, targeting Latin American drug trafficking cartels, not global choke points generally. So the operation utilizes a hybrid fleet integration combining robotics and autonomous systems with traditional warships, including an aircraft carrier and a nuclear submarine. So this is part of the US Navy's Project 33 modernization efforts. And the explicit aim is to neutralize narco-terrorist networks operating in the Western Hemisphere and secure US borders against drug smuggling routes, not to combat piracy in the distinct Gulf of Aden. So the operation signifies a major military escalation and naval buildup in the Caribbean region. सो आपने देखा कि इसका जो उद्देश्य है वो है न्यूट्रलाइज करना नार्को टेररिस्ट नेटवर्क्स को, जो कि ऑपरेट हो रहे हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। इसके साथ ही यूएस बॉर्डर्स को सिक्योर करना अगेंस्ट ड्रग स्मगलिंग रूट्स, एंड ऑल्सो टू टेस्ट एंड ऑपरेशनलाइज अ हाइब्रिड फ्लीट ऑफ रोबोटिक्स एंड मैन्ड नेवल फोर्सेस एज पार्ट ऑफ नेवी मॉडर्नाइजेशन। सो आप ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर जो है ये है यूनाइटेड स्टेट्स का। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।